हेलो बच्चों। जो इस लेक्चर के सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, उनकी बारी आ चुकी है। चैलेंजर प्रॉब्लम्स। और ये बताना कौन कौन ने बिना सॉल्यूशन को देके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चनों को हिलाया। अब इस वाले पे आओ, है ना। थोड़े टफ सवाल तो थोड़े इजी, तो बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी बातें तो मजा नहीं आएगा। मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, लक्ष्य पाने के सपने को नाकाम नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5वां भी खत्म होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से एनसीईआरटी बुक बन रही होगी। जो भी रेफरेंस बुक आप लोग लगाते हैं उसके सवाल आप लोगों से बन रहे होंगे। मैथमेटिक्स में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है। अलजेब्रा की बात करें तो ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आज डाउट सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। तो कॉपी और पेन निकाल लो क्योंकि आप लोगों को सवाल बनाने हैं। मैं सवाल देते जाऊंगा, सवालों को बनाते चलेंगे। और आज के लेक्चर में एंड में मैंने दो बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम रखे हैं जो कि चैलेंजर प्रॉब्लम है, जिन्हें आज अपन डिस्कस करेंगे। और एक कुछ नया आपका सोचने का तरीका डेवलप होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ओलंपियाड लेवल के तो कैसे अप्रोच करते हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट जो आप लोगों ने टेलीग्राम पे पूछे उन्हें लेने की कोशिश की है। जो बच्चे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आप कभी मेरा 3rd लेक्चर देखोगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसमें डिस्कस हो चुके हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसमें डिस्कस हो चुके हैं। कुछ बातें अभी आज और आपकी क्लियर हो जाएगी। मैंने वर्ड प्रॉब्लम करके इस चैप्टर से एक भी नहीं पिक की है ना। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी है एंड में, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम, वो स्पाइरल वाला, फिर आपका रंग्स वाला, तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से वैसे भी डिलीट हो चुके हैं। कभी आपको लगता है कि सर एक बार वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है और हम करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर उस पर भी बना दूंगा। पर अभी के लिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बताना वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको लेक्चर चाहिए क्या। शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मुस्कुराओ और इसको बनाने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म है इस एपी की जो उसकी पहली नेगेटिव टर्म है। मतलब आपको बताना है ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस एपी की। इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बतानी है। तो कितनों को चमक रहा है, करेंगे क्या। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, है ना। तो यार कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं। कभी देखें तो एपी है हमारी 121, 117, 113। मैंने तुमको बोला एपी को देखकर हमें दो चीज तो पता लग जाती है, ए और डी। फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है कि यार फर्स्ट टर्म इस एपी की 121 है, बिल्कुल है सर। डी की वैल्यू भी दिख रही है 117। सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करोगे, दैट इज इक्वल टू -4। सर डी भी पता लग गया, ए भी पता लग गया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म। मतलब एन, जो तुम्हारी जो टर्म है वो नेगेटिव है, मतलब एन लेस देन 0। किस किस को ये बात समझ में आ रही है भाई। वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये होती है टर्म, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0। ऐसी कौन सी टर्म है जो लेस देन 0 है। तुमको वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, कि कौन सी टर्म पहली कौन सी टर्म नेगेटिव है इस प्यारी सी एपी की। किस किस को चमका, तो बस करो। अब ए एन पता है, ए एन का फॉर्मूला किसको नहीं पता भैया अभी तक।
जनरल टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। एक प्यारा सा बच्चा मुझसे पूछता, सर ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना नहीं चमका था, क्वाड्रेटिक में भी आपने फटाफट एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। तो बच्चा इनइक्वालिटी क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने तक इक्वल टू का साइन ही समझ के सॉल्व करो। अभी के लिए मत कंफ्यूज होना कि यहां पे इनइक्वालिटी लगी है। जैसा तुम इक्वल टू में करते हो ऐसा समझो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 है, और n की वैल्यू निकालो क्योंकि तुमको a पता है, दैट इज 121, n माइनस वन डी पता है -4 लेस देन 0, है ना। तो ये लेस देन से डरने का नहीं है, इसको इक्वल टू का साइन ही मान के सॉल्व करो, आंसर बराबर ही आता है। वही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं यहां पर। ये देखो, इसको करते हैं ओपन तो 121 ये आएगा -4n प्लस 4 लेस देन 0। ये -4n, अब ये इक्वल टू का 0 इसको RHS में भेजेंगे तो ये प्लस का 4n हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल को एक साइड ले जाते, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखते हैं। तो 121 प्लस 4 125 हो जाएगा। यहां पे इक्वल टू का साइन ही मानो, यहां पे n के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n शुड बी ग्रेटर देन 125/4। यहां से अपने को समझ में आया कि जो n है वो ग्रेटर आ गया 125/4। मतलब जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 125/4 है, 125/4 को कभी मैं अच्छे से डेसिमल में लिखने की कोशिश करूं तो ये आएगा 3 1 पॉइंट, है ना, 10 2 5 31.25। मतलब यहां से समझ में आया कि सर n जो है वो ग्रेटर है 31.25। जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 31.25 होगा, ये जो an है वो नेगेटिव आएगा। इन्होंने बोला पहला तो n सबसे छोटा क्या होगा, देखो n कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो पहला नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 31.25 पे क्या आएगा, 32 ही आएगा। भाई 31.25 से बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, दैट इज 32। तो इस सवाल का आंसर हो गया n बराबर 32। ये स्टेप किसको नहीं समझ में आई, n बराबर 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 32nd टर्म वो होगी जो इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म होगी। आई होप सबको ये बात चमकी होगी। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चमका कि नहीं, कुछ नहीं है। इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते इक्वल टू का साइन ही मान के सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू कुछ निकलेगी। बाद में ये ग्रेटर देन का साइन है तो n ग्रेटर देन 31.25, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 31.25 से, है ना। पर मैंने तुमको एक नोट लिखा रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। तो 31.25 से बड़ी वैल्यू सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 32। क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है तुमको। उसके बाद जितनी भी टर्म है 32 33 34 35 36 सब नेगेटिव टर्म है, पर सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, दैट इज n बराबर 32। कभी वो पूछता कि उस नेगेटिव टर्म की वैल्यू भी बताओ तो वो भी तुम निकाल लेते। a32 इज इक्वल टू a प्लस 31 इंटू डी, है ना। पूछा नहीं पर तुम निकाल सकते थे। a कितना है 121 प्लस 31 इंटू डी -4, ये आ गया 121 -4, ये आ गया -3। a32 पहली जो नेगेटिव टर्म है ना, वो उसकी जो वैल्यू है वो भी निकाल दी, पर तुमसे पूछा था विच टर्म, तो विच टर्म पूछा था मतलब तुमसे n की वैल्यू पूछी थी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 32। बहुत आसान है, केवल तुमको मैंने क्या बोला था, जनरल टर्म का फॉर्मूला, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला, और जो बातें आप लोगों को क्लास में बताई है वो याद रखोगे तो सवालों को बनाओगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देना सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल गया था, आपने क्वेश्चन दिया और हमने आंसर मार्क करा। वीडियो को पॉज करो, पेन उठाओ, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x x plus 8 and 5x plus 2 are 3 consecutive terms of AP, are 3 consecutive terms of an AP। कुछ आ रहा है बच्चा समझ में,
वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस दिस एंड दिस आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब उस एपी की पहली टर्म में 3x, दूसरी टर्म में x प्लस 8 और तीसरी टर्म में 5x प्लस 2। एपी समझ में आ गया। सर x की वैल्यू निकालनी है ना। आपने एक चीज बताया था, कभी ये तीनों एपी में ऐसा लिखा है सवाल में कि दिस 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 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब ये तीनों एपी में है। तो सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब मैं कह सकता हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सर आप ही ने तो बताया था फर्स्ट क्लास में कि कभी तीनों, मतलब ये तीनों नंबर एपी में है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है x प्लस 8 माइनस 3x वो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी आता है। तो वही लॉजिक लगा दिया, x प्लस 8 सेकेंड टर्म है माइनस 3x दैट विल बी इक्वल टू 5x प्लस 2 माइनस x प्लस 8। सर इतना पप्पू सवाल था क्या ये? हाँ इतना पप्पू था। देखो माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x, 5x में से x गया 4x प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6। अब देखो इसको उधर भेज देते, प्लस 6 को इधर ले आते तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, ये माइनस का उधर जाएगा तो 6x, x की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 6 दैट इज 7 अपॉन 3। कौन सा प्यारा सा ऑप्शन दिख रहा है 7 अपॉन 3? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दैट इज बॉम्बे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कमेंट भर देना, ऑप्शन बी आ गया था, कमेंट में लिख देना आपसे पहले निकाल दिया तो ऑप्शन बी। मचा दिया। शुरू करते हैं फिर अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। ये सवाल आप में से ही किसी ने मुझे भेजा और कहा सर ये सवाल ले लेना प्लीज, तो प्लीज मत लिखा करो, सवाल भेज दिया। अच्छा है, टफ लगा तुमको तो देखो बाकी बच्चों से बन रहा है कि नहीं। तो या आपके ही किसी दोस्त ने मुझे भेजा था, देखो क्या कहना चाह रहा है सवाल। तो मैंने एक चीज देखी, तुम लोग यार ये वेरिएबल वाले में घबरा रहे हो, है ना। तो आज इसका वेरिएबल वाले का तुमको बताते हैं लॉजिक करना क्या रहता है। केवल अलजेब्रा लगता है इसमें सही से, कॉमन निकालना पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एमिट टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, एमिट टर्म, एमिट टर्म जो इस एपी की है वो 1/n है और एनेट टर्म 1/m है ना। मतलब देखो पहली लाइन में कह रहा है एमिट टर्म मतलब am, वो कितनी है 1/n। दूसरी लाइन में कह रहा है एनेट टर्म मतलब an कितनी है 1/m। शो करना है कि सम ऑफ mn टर्म, मतलब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है सम ऑफ mn टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mn प्लस 1। देखते हैं प्यारा सवाल क्या करेंगे। ये गिवन है, ये गिवन है, वो प्यारी चीज प्रूव करनी है, वो प्यारी चीज प्रूव करनी है। तो पहले am इक्वल टू 1/n के साथ खेलते हैं, है ना। मान लो इस एपी की, ये जो एपी दे रखी है, जो गिवन एपी है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, है ना। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये सब एग्जाम में लिखना रहेगा आप लोगों को, बी a एंड कॉमन डिफरेंस, मैं सी डी लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस बी डी, आपको एग्जाम में पूरा लिखना रहेगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, तो ए एम कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है ए एन आपका 1/m के बराबर है, तो इससे अपन लिखे तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। अब ये दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकाल सकते हो, a और d की वैल्यू इन दोनों से निकाल सकते हो। तो देखो कभी मैं माइनस कर दूं तो a एलिमिनेट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। कभी मैं यहां पे माइनस कर दूं, मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है
है ना। मेरे को पता है क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। एक बार मेरी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकल गई तो सम टू एम एन टर्म्स पूछा है, आंसर एम एन में ही दिया है, मतलब ए और डी की वैल्यू रखनी रहेगी, एम और एन के टर्म्स में ही आएगी। तो इस तरीके से लॉजिक है कि यार हमारे प्रूफ में एम एन के टर्म्स में ही आंसर दिया है। तो ये जो मेरे अजम्पशन मैंने माने थे कि यार फर्स्ट टर्म ए माना है, कॉमन डिफरेंस डी माना है, इनकी वैल्यू निकाल लेते इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो सब महारती हो, ये फर्स्ट है वेरिएबल, ये सेकेंड वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो मेरे को दिख रहा है ए का कोफिशिएंट 1 1 है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कभी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कभी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं वो इक्वेशन लिखूंगा उधर की तरफ। पर इधर तुम लोग ध्यान से देखो, ये ए से ये ए खत्म हो जाएगा, ये ए से ये ए खत्म हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। और ये देखो m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इधर देखो इसके आगे मैं लिख रहा हूं m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये बन जाएगा ऐसे ही m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और RHS में भी बनेगा 1/n माइनस 1/m। बहुत आराम से देखना, सवाल दिया है तो सॉल्व तुमसे होगा, ऐसा कोई टफ कैलकुलेशन जाता नहीं है। देखो कॉमन डिफरेंस कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इधर से मैं देखूं तो m माइनस वन, ये माइनस आएगा n माइनस वन, ठीक। d को कॉमन निकाला, इधर m माइनस वन लिख दिया, माइनस n माइनस वन लिख दिया। इधर मैं देखूं mn LCM हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। अब इधर मैं एक और बार देखूं तो ये d हो गया माइनस वन। देखो m माइनस वन में पूरा लिख देता हूं क्योंकि बच्चे हमारे डाउट में आ जाते हैं, कभी एक भी स्टेप में जंप कर जाता हूं तो उनके लिए एक बार पूरा डिटेल में माइनस वन प्लस वन खत्म, m माइनस एन बन रहा है ऊपर भी उधर भी m माइनस एन है, कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू 1/mn आ गई। किस किस को चमका, मेरे ख्याल से सबकी निकल गई होगी। d m माइनस एन बचा उधर है m माइनस एन अपॉन mn। तो देखो ये m माइनस एन और ये m माइनस एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में d के साथ उधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको काट देगा। तो d की वैल्यू आ गई बच्चा 1/mn। अब d की वैल्यू निकल गई तो a की भी निकल जाएगी, क्योंकि तुमको पता है जो mth टर्म है वो 1/n है। ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी 1/n है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आएगा m माइनस वन, डी की वैल्यू है 1/mn बराबर 1/n। देखो ध्यान से a प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m इंटू 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। m से m कैंसल, ये बन गया 1/n। तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये इससे कैंसल, a की वैल्यू आ गई 1/mn। बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी सवाल नहीं करूंगा इतनी डिटेल में। इसके बाद मैंने कुछ और इसी वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं, है ना, तो इसको ध्यान से समझ लेना। a की वैल्यू भी आ गई 1/mn, d की वैल्यू भी आ गई 1/mn। निकालना क्या था, s ऑफ mn। फॉर्मूला लगाते हैं mn/2। भाई जो टर्म लिखी रहती है sn का फॉर्मूला, n की जगह mn है, तो जहां जहां n लिखते हैं, जिनको नहीं चमक रहा है उनके लिए मैं एक बार sn का फॉर्मूला लिख के बताता हूं। सम टू n टर्म्स कैसे लिखते हो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यार यहां पे n की जगह कभी मैं mn कर दूं तो जहां जहां n है वहां वहां क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब n की जगह पर n माइनस वन कर देते तो जहां जहां n होता है वहां n माइनस वन हो जाता है, तो जो सबस्क्रिप्ट में आएगा वो लिख देंगे हर जगह। ये फॉर्मूला s ऑफ mn का बन जाएगा। ये तो समझ में आता है, mn/2 2a की वैल्यू है 1/mn प्लस mn इंटू डी, तो d की वैल्यू है 1/mn माइनस 1/mn, है ना। ये देखो mn से mn कैंसिल, ये बन रहा है 2/mn माइनस 1/mn, दैट विल बी 1/mn, ठीक। ये बन गया 1/mn क्योंकि 2/mn माइनस 1/mn होगा 1/mn प्लस 1, ये बनेगा mn/2
प्रूफ क्या करना था देखो जरा, इसको कभी मैं ओपन करूं तो ये बनेगा 1/2 प्लस mn बाय 2। मेरे ख्याल से कुछ इसी तरीके की चीज प्रूफ करनी थी कि 1/2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस mn विल बी योर s ऑफ mn। देखिए एक बार क्या प्रूफ करना था, 1/2 mn प्लस 1। अरे सर वही तो आ रहा है, mn प्लस 1 ही लिख दो इसको, 1 प्लस mn लिखो या mn प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। तो बहुत ही पप्पू सवाल था, एक बार आराम से मैं हटता हूं, देखो बताना बन गया था खुद से, बहुत मजेदार। बढ़ते हैं आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पे, ये स्टेप में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे तुम Sn का फॉर्मूला जानते हो, तुम Sn का फॉर्मूला जानते हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, Sn का फॉर्मूला जानते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उस n की जगह mn कर दिया तो जहां जहां n है वहां वहां mn हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात होती है, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने बोला था कि सर ये प्रूफ वाले को कैसे करते हैं, कि वो बोल देता प्रूफ करो कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इट्स nth टर्म 3 प्लस n/4 फॉर्म्स एन एपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ इट। है ना, एक बहुत ही प्यारा बच्चा है यार, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने 3 डाउट थे किसी बच्चे के, वो तीनों डाउट उसने सॉल्व करके पीडीएफ अपलोड कर दी। क्या एफर्ट है यार, वेल डन बच्चा। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल तुम्हारा नाम बोलूंगा, है ना। तो मैं देखता रहता हूं तुम लोगों की कमेंट्स, तुम लोगों का जो इंटरेक्शन रहता है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो मैं देखता रहता हूं, काफी सही लगता है। ऐसे हेल्प करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह का एक क्वेश्चन था उसमें ये था, उसमें उसने बोला था कि सर ये प्रूफ करो कि ये एपी नहीं है, कुछ tn तुम्हारा n² प्लस 1 के फॉर्म में था। तो जब भी ऐसा कुछ होना तो फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो, और फिर देख लो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर आ रहा है क्या, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है क्या। सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो तो नहीं आएगा, और मैंने तुमको कहा भी था कि जनरल टर्म एक लीनियर बनता है एन केस में, ना कि क्वाड्रेटिक। तो वो लॉजिक कभी तुमको क्लिक हो गया होता तो तुमको वो डाउट नहीं आता। अब इस सवाल पे आ जाते हैं, वो जिसका डाउट था उसको समझ में आ गया होगा। इधर क्या है देखो, nth टर्म उन्होंने बोला, कर लिया क्या क्वेश्चन, 3 प्लस nth टर्म को आप an के फॉर्म में लिखते हो तो मैं भी an के फॉर्म में लिख देता हूं। an इन्होंने बोला 3 प्लस n/4। अब बताना है कि ये शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है, तो कुछ नहीं है, a1 निकालते हैं। a1 निकालते हैं मतलब 3 प्लस 1/4, फिर a2 निकालते हैं 3 प्लस 2/4, फिर a3 निकालते हैं 3 प्लस 3/4। बस ये 3 में ही काम हो जाएगा। देखो 3 प्लस 1/4 मतलब 4/4, ये आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 6/4। एपी को निकालने के लिए आपको बस ये करना है कि यार ये जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है वो बराबर हो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 5/4 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 6/4 माइनस 5/4। कितना आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है 1/4, ये आ रहा है 1/4। और यही तो होता है कॉमन डिफरेंस, यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। तो यही पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ इट, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/4। और प्रूफ कैसे हो गया, जब ये बराबर आ जाए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर आ जाए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तभी तो बोलोगे कि यार a1 a2 a3 आर इन एपी। जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर आ जाए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बहुत बेसिक लॉजिक था, पहले लेक्चर की बातें आ गई, बात समझ में। बढ़े आगे, तो एक और प्यारा सवाल। अब ये सवाल क्यों लिया, अभी जो मैंने इस क्वेश्चन के पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, पर यहां पे सोचना रहेगा बच्चा। यहां पे कभी ए और डी की वैल्यू निकलने लग जाओगे तो समय तुम्हारा किल हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को अप्रोच करो तो अपना दिमाग खुला रखो, अपनी पूरी शक्तियां खुली रखो कि यार कहीं पे कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मैं अप्लाई करके
प्रूव कर जाओ कि यार ये आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन से वही करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, तुम लोगों से बनना चाहिए। क्या कह रहा है समझते हैं। तो पहले बोला सम ऑफ एम टर्म्स, तो एस एम तुमको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू एन। सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू एन एंड सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एम। बहुत ही बढ़िया, ये गिवन है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि s ऑफ m प्लस एन होता है माइनस टाइम्स m प्लस एन के। प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स इज माइनस टाइम्स m प्लस एन। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। अब देखो क्या करेंगे, जो गिवन है उसके साथ खेलते हैं। आ जाओ, sm तुमको दे रखा है क्या, n, तो जरा वही मान लेना कि यार लेट द फर्स्ट टर्म बी a, फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ठीक है, बहुत ही प्यारा। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो sm लिखते हैं, तो m बाई 2 हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं, ये m का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको 2 को उधर भेजते हैं, तो ये बन गया 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसको लिया, ये 2 को उधर भेज दिया 2n और अंदर m से पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये बन गया। ये मेरा पहला इक्वेशन है। एक और बात कही है, Sn बराबर क्या है बच्चा, m। ये बात भी कही है कि जो Sn है वो m के बराबर है, तो वो भी लगा देते हैं। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। ये 2 का उधर मल्टीप्लीकेशन किया, ये 2m हो गया, ये बनेगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे भी वही अप्रोच लगाए क्या, कि एलिमिनेशन मेथड लगा के कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते। a और d अपने वेरिएबल है, क्योंकि वो हमने अज्यूम किए थे, आंसर अपने को m और n की टर्म में निकालना है, तो m और n को नंबर ही मानना है। m और n हमको दिक्कत नहीं दे रहे हैं, हमको दिक्कत क्या दे रहे, a और d। तुम यहां पर भी कभी वो वाला अप्रोच लगाओगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया, तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। आंसर तो उससे भी आएगा। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ध्यान से देखो कुछ बन रहा है क्या। कभी मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब मैं कर रहा हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2am माइनस 2an, कुछ ऐसा 2am माइनस 2an, फिर इधर प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, है ना, इस वाली टर्म में से वो वाली टर्म और 2n माइनस 2m। अब देखो जरा, यहां पे मैं देखूं तो 2a कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा m माइनस n। यहां पे अपन देखें, इधर अपन देखें, ये जो भी लिखा है इसको ध्यान से देखो, तो ये लिखा है, कभी मैं d को कॉमन निकाल लेता हूं, कभी मैं d को कॉमन निकाल लेता हूं, तो चीजें आसान होगी। d को कॉमन निकाला तो ये लिखा है m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, इस तरीके से, और इधर 2 को कभी कॉमन निकाल लेता हूं तो लिखा है n माइनस m। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिखा, इधर मैंने माइनस लिया, m माइनस n इस तरीके से लिख दिया, इधर माइनस कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से। देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m प्लस n को इस तरीके से लिख लिया। कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़े और आंसर के करीब मैं पहुंच जाऊं। अच्छा, अब क्या करोगे, इधर m माइनस n है, इधर भी देखो
m प्लस एन एम माइनस एन दो फैक्टर बनेंगे, m प्लस एन एम माइनस एन, यहां पे दो फैक्टर बनेंगे, m प्लस एन एम माइनस एन माइनस ऑफ m माइनस एन डी प्लस 2a m माइनस एन बराबर 2 टाइम्स n माइनस m। अब देखो कभी मैं देखूं तो m माइनस एन कॉमन निकल जाएगा, m माइनस एन यहां से कॉमन निकल जाएगा, है ना, और कभी m माइनस एन कॉमन निकलता है तो ये बनेगा डी एम माइनस एन कॉमन, और m माइनस एन इधर भी है तो m माइनस एन इधर से कॉमन निकल जाएगा, मतलब ओवरऑल कॉमन निकाल लेते हैं, ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हो, इधर भी m माइनस एन है, यहां से भी m माइनस एन बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास m माइनस एन है, तो m माइनस एन पूरे में से कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, इधर 2a बचेगा, इधर d बचेगा, m माइनस एन कॉमन निकला तो इधर m प्लस एन बचा और इधर -1 बचेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, दैट इज 2 टाइम्स n माइनस m। अब ये m माइनस एन को अपन उधर भेज सकते इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये d को उधर लिख दिया ऐसे, इस तरीके से लिख दिया, और ये m माइनस एन को उधर भेज दिया, तो 2n माइनस m अपॉन m माइनस n, कैंसिल -1 आ जाएगा, भाई n माइनस m है, ये m माइनस n है, कैंसिल हो जाएगा -1, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हुई, -2। ये बात समझने की है, मैंने a और d की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -2। यहां से मेरे को समझ में आ गया कि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई बच्चा, -2। वेरी इंपॉर्टेंट, अब बस इसी को यूज करना था। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या निकालने को बोला था, s ऑफ m प्लस n। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, s ऑफ m प्लस n में यहीं पे कर देता हूं, फर्स्ट टर्म को a माना था, कॉमन डिफरेंस को d, ये वाली चीज को मिटा देता हूं, यहीं पे कर देता हूं, तो s ऑफ m प्लस n को मैं क्या लिखूंगा, m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार इसी की तो वैल्यू -2 निकली अभी हाल, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ही तो सर, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ही तो -2 निकली, तो यहां पर -2 पुट कर दो, तो देखो m प्लस n बाई 2, ये अपना -2 आया, ये कैंसिल हुआ, तो ये माइनस टाइम्स m प्लस n आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो कैलकुलेशन से बचना, अब यहां पे ए और डी वाले अप्रोच से भी करोगे आंसर सेम आएगा, और बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तो अप्रोच समझो, तुमको जो निकालना है ना वो s ऑफ m प्लस n निकालना है। तो जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब कुछ बच्चे कहेंगे इतनी जल्दी क्लिक नहीं होता है, तो क्लिक तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। मेरे को यहां पे ही दिख रहा था कि इधर से m माइनस एन कॉमन निकलेगा, इधर से भी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस एन करके बनेगा, तो कॉमन निकाल पाऊंगा मैं m माइनस एन, और इधर m माइनस एन था ही, वो कैंसिल करवा दूंगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपना आ जाएगा, 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 आई। ये बात सबको समझ में आई? तो मचा दिया तुम लोगों ने, बड़े आगे, प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब इस वाले पे आओ, है ना, थोड़े टफ सवाल तो थोड़े इजी, तो बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी बातें तो मजा नहीं आएगा, है ना, तो बैलेंस बना रहना चाहिए। चलो अब ये आसान सवाल में मैं काउंट करूंगा, क्योंकि इसमें जब सम टू एन टर्म्स लगता है ना तो बच्चे घबराते, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर वहां भी सोचोगे, कॉमन निकालना आता है तुम लोगों को, तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल्स कभी अच्छे हैं तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब फिफ्थ टर्म क्या है बच्चा, देखो A5, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। यार फिफ्थ टर्म किसी एपी की 0 है तो अपन ने मान लिया कि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म कितनी है A, एन कॉमन डिफरेंस अपन ने मान लिया D, कॉमन डिफरेंस
अपन ने मान लिया डी, A5, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0, तो A प्लस 4D दैट इज इक्वल टू 0, तो A बराबर -4D। एक रिलेशन यहां से तैयार हो गया। अब क्या बोल रहा है, रिलेशन बताना है A12 में और A26 में। तो A12 क्या होगा, A प्लस 11D, यहां पे A की वैल्यू रख दी अपन ने -4D प्लस 11D, तो A12 अपना D के टर्म्स में आ गया, दैट इज 11 में से 4 गए 7D। अब इसी तरीके से अपन ने A26 भी निकाल लेंगे, A प्लस 26 माइनस 1 दैट इज 25 इंटू डी, A कितना है -4D प्लस 25D, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 21 इंटू डी, तो A26 आया तुम्हारा 21D और A तो 4D था, A12 तुम्हारा आया 7D। इन दोनों में ही रिलेशन निकालना था, तो यहां से समझ में आ गया कि जो A26 है वो 3 टाइम्स A12 है। ये रिलेशन हो गया, क्योंकि A26 की वैल्यू 21D है, A12 की 7D है, उसका 3 गुना A26वीं टर्म है, मतलब 26वीं टर्म 12th टर्म्स की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि फाइंड द रिलेशन। हो गया, बड़े आगे, चलो मचा दिया तुम लोगों ने। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन, इफ P टाइम्स द P8 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू Q टाइम्स the Q8 term, then show that P plus Q8 term of the AP is 0. P plus Q8 term is 0. तो देखते हैं क्या कह रहा है, P टाइम्स द P8 टर्म, ये भी आप में से ही किसी ने भेजा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो कभी कोई तुमसे पूछ रहा है P8 टर्म मतलब AP, फर्स्ट टर्म अपन ने A मान ली, लिख देना यहां पे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and common difference BD। तो AP को कैसे लिखोगे, तो यार AP को लिखोगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, है ना। और AQ को कैसे लिखोगे, तो AQ को लिखोगे A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब कह रहा है P टाइम्स द P8 टर्म, मतलब ये दिया हुआ है P टाइम्स AP बराबर Q टाइम्स AQ, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है, शो करना है, मतलब प्रूव ही करना है कि A ऑफ P प्लस Q इज बेसिकली इक्वल टू 0। करते हैं शो, मचाते हैं इस सवाल में। करो भैया, सब वैल्यू पता है, P इंटू AP, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू को पुट करना है, अलजेब्रा लगाना है। Q AQ A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, है ना, बिल्कुल मिलेगा। A ऑफ P प्लस Q टर्म क्या लिखोगे तुम, तो ये बनेगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपको 0 बतानी है। अब यार A प्लस P प्लस Q माइनस 1 बनाना है। अब ऐसा कुछ बनाना है तो मैं क्या करता हूं, D वाली टर्म को एक तरफ ले जाता हूं और A वालों को एक तरफ ले आता हूं। तो ये AQ है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये बनेगा AP माइनस AQ, क्योंकि प्लस AQ इधर आएगा, और ये पूरा P इंटू P माइनस 1 इंटू डी उधर चला जाएगा। तो उधर पहले से क्या था, Q इंटू Q माइनस 1 इंटू डी था, और माइनस हो जाएगा P इंटू P माइनस 1 इंटू डी। तो D को मैंने कॉमन निकाल दिया, ये कुछ बन रहा है Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस P, और इधर से A P माइनस Q, कुछ प्यारा सा बन रहा है। वापस से तुमको कुछ दिख रहा होगा, ये Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर को एक साथ लिखोगे, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, माइनस इधर से कॉमन निकाला Q माइनस P D। सब में कैलकुलेशन एक तरह से ही जा रही है, कभी तुमने नोटिस किया होगा तो। A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बन गया, वापस से A प्लस बी, A माइनस बी, Q माइनस P पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। इधर P माइनस Q है तो इसको Q माइनस P लिखेंगे तो माइनस A लगा देंगे, मतलब मैं इसको A ऑफ P माइनस Q ही रहने देता हूं,
उसके आगे का कॉमन देखना ध्यान से, डी है ना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी एंड क्यू माइनस पी माइनस ऑफ क्यू माइनस पी। ठीक, अब यार क्यू माइनस पी कॉमन निकाल लिया, क्यू माइनस पी कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये क्या बन गया, ए पी माइनस क्यू। अब क्यू माइनस पी मतलब इसको p माइनस क्यू को मैं q माइनस पी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहां पे माइनस वन आ जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, इसको भी q माइनस पी इंटू डी क्यू प्लस पी माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा सर, सेम टर्म है। तो यहां से माइनस ए आपका आ रहा है डी क्यू प्लस पी माइनस वन, इसको उधर भेजोगे तो a प्लस क्यू प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आ रही है 0, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा। अरे a प्लस, ये वही तो लिखा है, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 0। यहां मजाक हो रहा है, यही तो बोला था कि p प्लस क्यू टर्म 0 आएगी, हेंस प्रूव्ड। और मुस्कान के साथ ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों से घबराने का नहीं है, पेन को उठाना है, कॉमन निकालना है, आंसर तक पहुंचना है। गलत तो होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आंसर तो निकालना ही नहीं होता। प्रूफ वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें आंसर गलत तो आएगा नहीं, ताम झाम लगाकर प्रूव ही तो करना है, मतलब आंसर दिया हुआ है उसको प्रूव करना है, प्रूव कर दिया। किस किस को समझ में आ गया? थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन हाई हैं। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की कॉपी है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। आपके पेज मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे दिखने चाहिए, कमेंट करके मत बताना आंसर, है ना। आंसर लिख सकते हो कमेंट करके, पर पूरा सॉल्यूशन मत लिखा करो टाइप करके। कॉपी पे जब किया ना तो उसका फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो बस। तो किसी बच्चे से क्लिक नहीं हुआ, किसी बच्चे को नहीं चमका, तो वो तुम्हारे सॉल्यूशन से सीख जाएगा, है ना। तो यार ये एटीट्यूड रखना है। तो नेगेटिव टर्म वही है, ए एन लेस देन 0 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाले का ही टाइप। अब जो इस लेक्चर के सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, उनकी बारी आ चुकी है, चैलेंजर प्रॉब्लम्स। और ये बताना कौन कौनों ने बिना सॉल्यूशन को देके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चनों को हिलाया। पहला सवाल समय दे रहा हूं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, करो। क्या करेंगे बताओ 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 बताओ। द सम ऑफ द सीरीज 45 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, ये क्या है? ये कोई एपी वेपी तो नहीं है? स्क्वायर स्क्वायर में दे दिया, क्या खतरनाक सवाल है। अप टू 30 टर्म्स। देखो टर्म्स तो मैंने तुमको बता ही रखी है कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है, ये आठवीं है। अप्रोचेस में भी डिफरेंट, पर आंसर सेम आना चाहिए। तुम लोगों का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, पर सोचने का तरीका, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो सबसे पहला अप्रोच पता है क्या आना चाहिए? ए प्लस बी ए माइनस 45 माइनस 43, 45 प्लस 43, इन दोनों को एक टर्म ही मानो, इन दोनों को एक टर्म ही मानो, है ना। ये दो टर्म जो लिखी है ना उसको एक ही टर्म मानो, तो सवाल बनेगा। देखो मैं नेक्स्ट पेज में पूरा अच्छे से सॉल्व करता हूं इसको। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा वीडियो को पॉज करके। 45 स्क्वायर माइनस, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, समझना ध्यान से, है ना। ऐसे सवाल तुम्हारी एग्जाम में कभी नहीं आएंगे स्कूल की। ये थोड़ा सा एनटीएससी लेवल, ओलंपियाड लेवल की बातें हो रही है, तो ध्यान से चीजों को समझना। अप्रोच कैसे कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, है ना, प्लस 43 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म्स, ऐसा लिखा है ना। तो बच्चों जब मैं दो टर्म को एक साथ कंबाइन करूंगा
तो ये क्या बन रहा है 45 माइनस 43 इंटू 45 प्लस 43 प्लस 44 माइनस 42 44 प्लस 42। मैं यहां पे लगा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले वाले में मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाई, फिर मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाई। अब मैं इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, है ना। अब मैं इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, दैट इज प्लस 43 माइनस 41 इंटू 43 प्लस 41 एंड सो ऑन। अब देखो जब तुमने दो टर्म को एक साथ लिख दिया है ना, दो को कंबाइन करके एक ही टर्म में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में हो गई है ये, तो ये दो टर्म को तुमने एक ही बना दिया। मैंने बोला था प्लस माइनस से टर्म दूसरी हो जाती है, पर जब प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो टर्म एक ही कहलाएगी, ये दोनों टर्म एक ही कहलाएगी। ये बात तो सबको समझ में आती है। अरे पॉलिनोमियल में बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दो टर्म है, पर 2x स्क्वायर कभी इनको दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो एक ही टर्म बोलेंगे। तो यहां पे ये दो टर्म है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, पर जब इनको दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया तो ये एक ही टर्म हो गई। तो जब 30 टर्म्स थी, तो जब मैंने दो को एक बना दिया तो अब कितनी टर्म्स होगी, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। जब मैंने दो टर्म को एक टर्म बना दिया, दो टर्म को एक टर्म बना दिया, दो टर्म को एक टर्म बना दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले 30 थी, तो यार अब 15 होगी, अब 15 टर्म्स होगी, क्योंकि मैंने कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया। और ऐसा क्यों किया आप देखो, 45 माइनस 43 होता है 2, 45 प्लस 43 होता है 88, प्लस 44 माइनस 42 होता है 2, ये बना 86, प्लस 2 84, प्लस सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। ये लिखना मत भूलना। देखो एपी बना दी कि नहीं, 2 कॉमन निकाल लेते सब में से, 88, 86, 84, 15 टर्म्स तक ऐसा एडिशन होगा। पहली टर्म ए है, 15 टर्म तक का सम करना है, बाद में मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। तो इसको कभी मैं देखूं, इतने पार्ट को कभी मैं देखूं, तो एसएन का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ए की वैल्यू है 88, डी की वैल्यू है -2 और एन की वैल्यू है 15। तो लगाया फॉर्मूला 15/2, 15/2, 2a, 2 इंटू 88 प्लस n-1, 15 - 1 इंटू डी -2, और इधर इंटू 2 भी तो आएगा, ये 2 था ना, ये 2 से ये 2 कैंसल। ये तो सम मैंने केवल अंदर के ब्रैकेट में लगाया था। इस तरीके से कुछ बन गया, इस तरीके से कुछ बन गया। देखो जरा, 15 इंटू ये आएगा 16, 1, 8 2 से 16, 176 माइनस 15 - 1, 14 इंटू 2 -28। ये कुछ प्यारा सा एक्सप्रेशन बन रहा है। 176 माइनस 28 कितना होता है, ये जरा देखो। 15 इंटू, तो इधर आएगा 8, है ना, इधर आएगा 6 2 4 और ये आएगा 148, 148 आ जाएगा। अब 15 को 148 से मल्टीप्लाई करना है, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो यार 148 इंटू 15, 15 8 सा 120 होता है, 15 4 सा 60 और 12 72 होता है, 15 1 जा 15 और 7 220 होता है। मतलब ये आ रहा है 220 के बराबर। ऑप्शन है क्या कोई सा? आंसर आया था क्या किसी का? क्या प्यारा सवाल है, क्या प्यारा सवाल है। तो कभी कभार एपी दिखती नहीं है पर एपी बनाई जाती है। जेई लेवल में भी जब अपन 11th में कभी मैथमेटिक्स लेते हो और फिर कभी किसी रास्ते पे हमारी मुलाकात होगी और कभी प्रोग्रेशन 11th में पढ़ाया, तो ऐसे कितने ही सवाल तुम लोग ऐसे मचाओगे। पर यार 10th में भी मेरे को लगा था कि एक प्रॉब्लम तो ऐसा डिस्कस किया जाए कि तुमको लगे प्रोग्रेशन कहां तक जा सकता है। ये तो बहुत एक लेवल था जो तुम लोगों के लिए ओलंपियाड लेवल हो जाएगा, है ना। तो मजा आया। क्या आया भैया आंसर? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन क्या, सेकेंड ऑप्शन 220 विल बी द करेक्ट आंसर।
चैलेंजर प्रॉब्लम में किस किस ने मचाया था, किस किस का 222 आंसर आया था, ये बताना ईमानदारी से, है ना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से देख लो सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके सारी बातों को ध्यान से समझो। यहां पे ये कॉन्सेप्ट था, दो टर्म, ये दो टर्म होगी क्योंकि बीच में माइनस साइन था, उनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना दिया। तो जब 30 टर्म थी तो अब 15 ही टर्म बचेगी। और देखो सब में 2 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा, तो 2 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद जो दिख रही है वो एपी दिख रही है क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस -2 का है। 88 में से -2 जाएंगे 86, 86 में से -2 जाएंगे 84, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा सिलसिला। तो मचा दिया तुम लोगों ने। लास्ट सवाल एक और बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, ये होता है कॉमन टर्म्स का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट में यूज आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कितने सवाल कराए, यहां पे फिर उसी की बात होगी। हिंट दे दिए मैंने, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालो। क्या जबरदस्त प्रॉब्लम है। एक और देखो भैया, S1 3 7 11 15 125 टर्म तक, S2 4 7 10 13 16 125 टर्म तक। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन S1 दैट आर इन S2। तुमको ऐसी टर्म्स बतानी है जो S1 और S2 दोनों में हो। मतलब तुमको कॉमन टर्म्स बतानी है कि कितनी कॉमन टर्म्स होगी इन दोनों एपी में। ऐसी टर्म्स जो पहली एपी में भी है, जैसे देखो दिख रही है एक कॉमन टर्म, तो कभी विजुअलाइज कर पा रहे हो तो पहली कॉमन टर्म तो सबको दिख गई होगी 7। दूसरी कॉमन टर्म कैसे निकालोगे उसका लॉजिक बताता हूं, पहली वाली सीरीज को देखना, S1 को देखना। S1 क्या है, यही लॉजिक लगेगा हर सवाल में जब भी कॉमन टर्म्स की बात करेंगे, है ना। 3 7 11 15 एंड सो ऑन। S2 क्या है, 4 7 10 13। पहली कॉमन टर्म तो दिख गई 7। दूसरी कॉमन टर्म कैसे निकालोगे, तो दूसरी कॉमन टर्म निकालने का तरीका, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज 7 - 3 4 आ गया, 7 - 3 4 आ गया। दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 4 3 आ गया। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। इन दोनों का जो एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम, दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस D1 इन कॉमा D2 दैट इज एलसीएम ऑफ 3 और 4 दैट इज 12। तो ये जो एलसीएम निकला, ये जो कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस है। नहीं चमका, देखो बताते हैं। अगली कॉमन टर्म तुम बताओ, देखो इधर क्या आएगी अगली टर्म, देखो 4 11, 11 के बाद अब क्या आएगा, यहां पे देखो ध्यान से, 15 के बाद आएगा 19, इधर 16 के बाद आएगा 19। अगली कॉमन टर्म 19 आई। 19 और 7 मतलब जो कॉमन टर्म की एपी बनेगी, वो कुछ बनेगी 7। फिर अगली आएगी 19, फिर अगली आएगी 12 ऐड कर लो इसमें 31, फिर 12 ऐड कर लो। तुम लिखो इसको थोड़ा आगे तक लिखो, 125 टर्म तक मत लिखो, पर 10 इसकी लिखो, 10 इसकी लिखो, तो तुमको फील आ जाएगा कि सर अच्छा ऐसी बातें हो रही है यहां पर। तो ये एपी बन गई अपनी एक 7 19 31, है ना। इसकी पहले वाले की 125वीं टर्म, फर्स्ट एपी की 125वीं टर्म, है ना, वो क्या होगी, दैट विल बी 3 + 125 - 1 इंटू D। D कितना है, पहली एपी का 4 है, तो ये देखें अपन, तो 3 प्लस ये आएगा 124 इंटू 4, 16 1 4 2 8 194 प्लस 3 ये आ गया आपका 499। 125 तुम्हारा आया 499, है ना। इसी तरीके से सेकेंड एपी, जो दूसरी एपी है,
उसकी 125वीं टर्म क्या होगी, तो उसको अपन a डैश 125 बोल रहे हैं, है ना। तो वो कितनी होगी, फर्स्ट टर्म उसकी 4 है शायद, है ना, 4 से शुरू हो रहा है। 4 प्लस 125 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है इसका 3, तो इसकी जो आएगी y 124 इंटू 3 4 ज़ा 12 1 3 2 ज़ा 6 1 7 3 1 ज़ा 3 प्लस, है ना, 4, यह आया आपका 376। अब देखो कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की लास्ट टर्म ही अपन ने निकाल ली, इस वाले की 499 है, इस वाले की 376 है। तो जो लास्ट कॉमन टर्म है, जो अपनी न्यू एपी बनी, जो कि कॉमन टर्म से बन रही है, 7 19 31 और फिर 12 इसमें ऐड करेंगे तो 3 53 लाइक दिस, सॉरी 43, है ना, 43। इस तरीके से जो हमारी एपी बन रही है 12 को ऐड करके, है ना, उस एपी की जो लास्ट टर्म होगी वो 376 से तो कम ही होगी, क्योंकि ये सेकेंड एपी की आखिरी टर्म ही 376 है। मतलब ये एपी कुछ इस प्रकार है, 4 7 10, आखिरी टर्म 376। तो ये जो आखिरी टर्म इस एपी की होगी वो 376 से तो कम होगी, तो इसकी आखिरी टर्म मैंने मानी कि यार वो है मेरी, मानो an, है ना। तो जो an है वो क्या होगा, 376 से तो कम ही होगा। अब जब लास्ट टर्म 376 से कम है तो इसका a 7 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 12 इज लेस देन 376। तो यहां से अपन सॉल्व करें तो ये उधर जाएगा, है ना। तो ये कितना बन रहा है देखो जरा, 12n माइनस 12 इज लेस देन 376 माइनस 7, है ना। और ये प्लस 12 भी उधर चला जाएगा, है ना, प्लस 12 भी उधर चला जाएगा। तो प्लस 12 माइनस 7 विल गिव यू प्लस 5, है ना। प्लस 12 यहां से माइनस 12 और प्लस 7 माइनस 5 बनेगा, उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन से घबराना नहीं है, साइन से नहीं घबराना अपने को, है ना। इसको इक्वल टू मान के ही सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एन की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी कि एन शुड बी लेस देन, ये कितना आ रहा है 6 5 11, एक कैरी, है ना, 7 1 8, ठीक है, 6 5 11 एक कैरी 7 1 8, यह आ गया 381 डिवाइडेड बाय 12, है ना। ये कुछ आ रहा है 12 3 ज़ा 36, है ना, और 21 मतलब 31 पॉइंट कुछ, 31 पॉइंट कुछ से कम, मतलब n बराबर कितना आ जाएगा 31, n बराबर कितना आ जाएगा 31, क्योंकि 31 पॉइंट कुछ से कम लेनी है, 31 पॉइंट कुछ से कम लेना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, क्योंकि ये 31 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, और n आपको पता है नेचुरल नंबर है, तो n शुड बी लेस देन 31 पॉइंट कुछ, तो n की वैल्यू क्या होगी 31, क्योंकि कॉमन टर्म्स कितनी होगी ओवरऑल 31। आई होप ये बात समझ में आई। कौन सा ऑप्शन है क्या, है ना, ऑप्शन 3। ये अच्छा सवाल था, है ना, ये सवाल बहुत बढ़िया था। तो जब भी तुमसे कहे कि यार कॉमन टर्म्स की एपी बताओ, ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी लेवल का सवाल नहीं था, ये भी चैलेंजर प्रॉब्लम था। तो ऐसे सवाल तुम्हारी एग्जाम में नहीं आएंगे, पर हाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको आगे जेई की तैयारी करनी है, उनके लिए ऐसे प्रॉब्लम बहुत दिखेंगे 11th में। तो ये चैप्टर वापस आएगा ही 11th में डेफिनेटली। तो समझने की बात है, जब भी कॉमन टर्म्स की बातें हो तो दोनों एपी का अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, दोनों एपी आपको गिवन होगी, उनका कॉमन डिफरेंस निकाला, उनका एलसीएम निकाला। तो वो जो कॉमन टर्म्स वाली है, देखो पहले शुरू की 2 कॉमन टर्म्स तो यू देखकर अपने को दिख गई 7 और 19, है ना। नहीं भी दिखती तो पहली दिख गई थी 7, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लिया, दोनों के कॉमन डिफरेंस का क्या ले लिया एलसीएम। अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर यार n ग्रेटर देन 31 पॉइंट कुछ आया तो मैं तो n की वैल्यू 30 भी रख देता, n की वैल्यू 29 भी रख देता। अरे तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स तो 31 हाईएस्ट नंबर है, तो 29 भी कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स है, 30 भी है, पर हाईएस्ट कितनी है 31 ऐसी टर्म्स है जो कॉमन है इन दोनों एपीओ में। बात समझ में आई। तो काफी बढ़िया प्रॉब्लम था और अप्रोच समझ में आनी चाहिए। दोनों का एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, बस वो आपकी कॉमन टर्म्स का
कॉमन डिफरेंस होगा वो 12, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, इस एपी का कॉमन टर्म्स वाली एपी का। काफी बढ़िया सवाल, नोट्स में लिख लेना ये बातें, है ना। आंसर सबका आया था क्या? जिनका आया था बताना। तो आज का लेक्चर, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आई होगी। जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उनके क्वेश्चन लगा लो। मैं बता रहा हूं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो तो डिस्कस हो ही गई है, मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली है ना। जो तुम्हारे काम की है वो तो एएन एसएन, मतलब फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर। फोर्थ लेक्चर में ये जो आखिरी के 2 चैलेंजर प्रॉब्लम है ये तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी समझ में नहीं आते तो घबराने का नहीं, मुस्कुराने का, है ना, क्योंकि तुमको तुम्हारी बुक तो पूरी समझ में आ गई है। ठीक है, डोंट वेट, इंतजार मत करो कि मेरा समय आएगा, थोड़ा और करीब चलते हैं एग्जाम के फिर शुरू करेंगे, है ना। तो शुरू अभी से करो, अभी से करोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना। कल जो थे उससे आज बेहतर होने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।